मेरी जान, भारतीय समाज की शान है, वही मेरी पहचान। हम जिसको मानते हैं, जानते हैं, वह सम्राट अशोक महान, जिनके नाम मात्र से रग रग में जोश भर जाता है। उनकी उद्घोष की परिकल्पना से बहुत परे हैं हम, और ये हमारा सौभाग्य है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का कि आज हम उनको रूबरू इस मंच से सुनते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि सर को बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड सनसनी शो 2024 में सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अशोक कौशिक सर को बुलाना चाहती हूँ, कार्यक्रम निर्माता एबीपी न्यूज। सम्मान के शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महान विभूति के साथ आपने मेरा नाम, मेरा परिचय जोड़ा, इसके लिए आभारी हूँ। सभागार में उपस्थित वीसी सर, रजिस्ट्रार मैम, राजेश जी, श्रीवर्धन जी, देवकमल भाई और सभी सम्मानित विभूतियाँ, स्थानीय मीडिया के मेरे मित्रों और नई पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी हुई है, अगले आने वाले कुछ वर्षों में जो पत्रकारिता की बागडोर संभालने वाली है, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत खास है। खास इस रूप में नहीं है कि सिर्फ आज हम लोग विश्व पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, और इसलिए भी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि जो विषय आज का चुना गया है, जिस विषय पे चिंतन मनन इस समय पूरी दुनिया कर रही है कि डिजिटल युग में पत्रकारिता का क्या स्वरूप होगा, क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, और उस डिजिटल युग के लिए किस तरह से पत्रकार खुद को तैयार करें, मैं समझता हूं कि इस चिंतन मनन तक पहुंचने में मुझे अपने सक्रिय पत्रकारिता जीवन में 25 साल बाद ये अवसर मिला है। पिछले 5-1 साल से ये डिजिटल मीडिया का एक बूम आया है और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो अभी सक्रिय पत्रकारिता में उतरने से पहले ही आप इन चिंताओं की, इस मनन की और इस सोच की चर्चा में शामिल हैं आज कि डिजिटल युग, आज के दिन अगर देखा जाए तो सभी कुछ डिजिटल है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, और चेंज भी हो रहे हैं। अब जैसे युग की बात इसमें कही तो मुझे कई बार ध्यान आता है कि हम लोग जैसे अपने हिंदू पौराणिक शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भाई युग तो हमने 4 ही पढ़े, सतयुग पढ़ा, त्रेता पढ़ा, द्वापर पढ़ा, अभी कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग के बीच में एक कोई ऐसी क्रांति हुई है सूचना की, तकनीक की, विज्ञान की, जिसे हम लोगों ने युग का नाम दे दिया है। तो इसका मतलब वो बदलाव बहुत बड़ा है। और एक पत्रकार होने के नाते से आप लोगों को चूंकि इस फील्ड में उतरना है अभी 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो आप समझ के चलिए कि आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। फटाफट हो गया सब कुछ। जो परंपरागत माध्यम थे संचार के, वो माध्यम अपनी जगह बने हुए हैं। जैसे कि अभी दीपकमल जी ने बताया कि न्यूज चैनल चल रहे हैं, अखबार छप रहे हैं, लेकिन डिजिटल स्वरूप ऐसा आ गया कि सबको वेबसाइट पे भी आना पड़ा, सबको एप्स लेके आने पड़े। कारण ये कि स्क्रीन बदल गई है। स्क्रीन ये हो गई है, ये वो स्क्रीन है जिसके लिए ना तो आपको टीवी का स्विच ऑन करने की जरूरत है, ना आपको ये इंतजार करना है कि लाइट मेरे घर में 4 बजे से 6 बजे तक आएगी तो मैं तभी न्यूज देखूंगा। 24 घंटे आपके हाथ में एक माध्यम है, एक स्क्रीन है, और उस स्क्रीन की ताकत ये है कि आपको अब अपने आप को उसके लायक बना के रखना है। और वो लायक कैसे बना सकते हैं, वो आप लोगों को समझना है कि पूरा जो परिवर्तन हो रहा है परिदृश्य में, पूरे विश्व में, उसके हिसाब से क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या नई तकनीक हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि मैं एक परंपरागत पत्रकारिता, जिसको हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं, कि एक अखबार जैसे छपते थे, प्रिंट मीडिया के मेरे साथी यहाँ बैठे हुए, उसी
ओल्ड स्कूल के हिसाब से दिन भर की न्यूज गैदरिंग है, वो एक नियमित समय पे वो अपना खबर भेजते हैं, वो खबर छपती है, अगले दिन अखबार आता है। लेकिन जैसा कि दीप कमल जी ने बताया कि वेबसाइट पे तो फौरन अपडेट हो जाता है, और वो जो फौरन अपडेट हो रहा है तो वो अपडेट कैसे हो रहा है? खुद ब खुद तो नहीं हो रहा ना। आप ही जैसे कुछ पत्रकार वहां किसी कंप्यूटर पे बैठे होंगे, किसी लैपटॉप पे बैठे होंगे, कोई एक एप्लीकेशन वो लोग यूज कर रहे होंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि टाइपिंग की जरूरत क्यों है, और सिर्फ टाइपिंग की नहीं, टाइपिंग के साथ साथ एडिटिंग भी। क्योंकि आज का दिन जो है, जिसको हम आम बोलचाल में सीधा कह देते हैं कि मौजू, ये मौजू का जमाना है, मोबाइल जर्नलिज्म का जमाना है। आपके हाथ में मोबाइल है जो आपको खबरें दिखा भी रहा है, जिसके आधार पर, जिसकी मदद से आप खबरें बना भी रहे हैं। तो वो सारी तकनीक आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग सीखने का मतलब ऐसा हुआ कि आप जंग के मैदान में जा रहे हैं और आपको अगर टाइपिंग आती है तो आपके पास एक हथियार है। टाइपिंग नहीं आती है तो आप, ऐसा होगा कि निहत्थे जाके खड़े होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका उसमें हो सकता है कि कोई सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल हो, वो आपको काट के चला जाए। और ये निश्चित रूप से बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जो भी दीप कमल जी ने कही कि यदि मेरे पास चॉइस आएगी कि 5 बच्चे हैं, मेरे पास उनमें से किसी 2 को लेने की छूट है, तो मैं सबसे पहले उससे यही पूछूंगा कि भाई टाइप कर लेते हो क्या, हिंदी में कर लेते हो, अंग्रेजी में कर लेते हो। तो उसी आधार पर बेसिकली ये है कि आप अपने आप को कितना स्किल्ड बनाते हैं इस डिजिटल युग के हिसाब से, इस परिवर्तन युग के हिसाब से। और स्किल बनाने का मतलब है कि सिर्फ खबर लिखना तो आपको तभी आएगा जब पहले खबर पढ़ने की, खबर को देखने की समझ होगी और खबर को समझने की समझ होगी। क्योंकि ये तो बहुत स्पेसिफिक है, फील्ड बहुत स्पेसिफिक है ना, कि आज के दिन आपके पास आजादी कितनी है। आजादी इतनी मिली हुई है कि आपको मान लीजिए किसी संस्थागत पत्रकारिता का हिस्सा नहीं बनना है तो आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। लेकिन शर्तें तो उसमें भी वही लागू होंगी ना, कि खबरें सही भी हों, खबरें पुख्ता भी हों, खबरों को हर तरह से कसौटी पे तौला गया हो, और उनको इस तरह से बनाया गया हो कि जब ये भीड़ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, कि उसमें आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए कोई क्यों आए। ये सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, मीडिया कवरेज का पूरा स्वरूप बदल चुका है। जैसे कि अभी दीप कमल जी बता रहे थे कि वो 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए 1 हफ्ते की प्लानिंग थी। वो एक उस समय की बात थी, शायद 20 साल पहले की। आज का जो दौर है फटाफट जर्नलिज्म का, उसमें मैं हर रोज आधे घंटे का शो बनाता हूं, सनसनी जिसका नाम है, एबीपी न्यूज पे रात 11 बजे आता है। उसमें मेरी जो अधिकतम सीमा है स्टोरी डिसाइड करने की, वो ये है कि या तो मैं उसको 5 बजे तक लॉक कर लूं, उस टॉपिक को, उस न्यूज को, या 6 तक कर लूं, या अब चूंकि क्राइम का शो है तो क्राइम बता के नहीं होगा, हो सकता है रात को 8 बजे मुझे सब बदलना पड़ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ के देखिए कि स्पीड की कितनी जरूरत है। और वो यदि मैंने 8 बजे स्टोरी लॉक की है और 11 बजे मेरा टेलीकास्ट है, तो फिर उसी के हिसाब से सब चीजें, पूरा सिस्टम ऐसे घूम जाएगा कि हर चीज फटाफट होनी है, फटाफट होनी है, फटाफट होनी है। ये हो सकता है कि मैं 5 बजे जो स्टोरी मैंने लॉक की है उसको मैं अच्छे से लिखूंगा, तबीयत से सारी चीजें, उसको ग्राफिक्स यूज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन यदि मेरे पास समय कम है तो फिर मुझे इनोवेटिव होना पड़ेगा। इनोवेटिव होना क्या पड़ेगा कि मेरे पास श्रीवर्धन त्रिवेदी जी जैसे चेहरा है, एक ब्रांड है। मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई ठीक है, अगर मान लो एडिटिंग नहीं हो सकती है बहुत फास्ट, तो फिर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि सर आप ही आज पढ़ेंगे सब चीजें। जैसे कि मैं कल की आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि कल हम लोगों ने सोचा कि आजकल रील का बड़ा शौक चल रहा है। आप, आई एम श्योर कि आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, खुद भी बनाते होंगे, या आप ऐसे 10-20 लोगों को जरूर जानते होंगे जो कि जिनको शौक है कि कोई बनाना है। और कैसा बनाना है कि किसी को शौक है वो सड़क पे खड़ा होकर बनाएगा, जान हथेली पर रख के, किसी को शौक है कि बिल्डिंग पे चढ़ के बनाएगा। तो मुझे ऐसी कुछ तस्वीरें मिली कल, जिसमें एक लड़की रील बना रही थी, नहर के किनारे खड़ी होके पैर फिसल गया, वो गिर गई, आखिरी रील साबित हो गई।
एक कोई छत के ऊपर उल्टा लटक के पुशअप्स कर रहा था, वहां से पैर फिसला गिर गया, सर केबल, वो मर गया। ये लेकिन उनके आखिरी वीडियो, ये जो डिजिटल युग की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि जिन चीजों को वो अपने शौक के लिए बनाते हैं, वो फिर उनके आखिरी वीडियो या आखिरी तस्वीर के तौर पे मीडिया के हाथ में लग जाते हैं और उन चीजों को फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीका तो ये था कि कल हम लोग जैसे एक सिर्फ सपाट एक घटना को हमने कवर किया कि भाई फलाना ये कर रहा था, उसने ऐसा कर दिया, ये कर रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ये हादसा हो गया, वो नहीं रहा इस दुनिया में। लेकिन चूंकि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो एक जिम्मेदारी हमेशा हमारे साथ होती है कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुई घटना ये दोबारा ना हो, ये जो अनहोनी किसी एक के साथ हुई है और ये ट्रेंड है नौजवान पीढ़ी में, लोगों को लगता है कि भाई रील बनाने का शौक है, तो मैं कम से कम अपनी जिम्मेदारी ये कह के पूरी कर सकता हूँ कि मैं उनको आगाह करूँ। तो मैंने श्रीवर्धन सर से डिस्कस किया कि सर आज क्यों ना हम लोग ऐसे एंकर शूट करें कि आप ही रील देख रहे हैं और आप ही रील देखते देखते बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये जो देखा जा रहा है ये सिर्फ 15 सेकंड का आपका सुकून है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें असावधानी बरती, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, तो 15 सेकंड आपकी जिंदगी के आखिरी 15 सेकंड हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने दिमाग में हमेशा ये एक मनन चलते रहना है कि जो मेरे पास कंटेंट है मैं उसको कितने पावरफुल तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाऊं, कितने पावरफुल तरीके से उन लोगों को समझाऊं कि ताकि वो एक नेगेटिव न्यूज देखते देखते भी उसमें से कोई एक पॉजिटिव संदेश ले लें। और जब एक ऐसा फेस जब बता रहा है कि रील देखना बुरा नहीं है, रील बनाना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को जो जोखिम में डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा खतरा है। तो ये डिजिटल युग में जो हम लोगों को आजादियां मिली हैं, उन आजादियों के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हमारी हैं, जो हमें समझना है, जो सोचना है, वो पक्ष हमारा साथ साथ चलते रहना है। डीप फेक की बात की मैंने, बिल्कुल डीप फेक इस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ी चिंता है। सिर्फ इसलिए चिंता नहीं है कि शुरुआत में तो ये आ गया कि शरीर कटरीना कैफ का दिख रहा है, चेहरा रश्मिका मंदाना का दिख रहा है, तो लोग मजे ले रहे हैं कि अरे वाह देखो क्या बन गया है। लेकिन उसके पीछे खतरा कितना बड़ा है वो तो आप लोग सबके पास फोन है, सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपने अच्छे अच्छे पल आप लोग डाल देते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि आपका जो आपकी तस्वीरें हैं उसका कोई कहीं दूर बैठा हुआ आदमी उसका 1 मिनट में मिसयूज कर लेगा? हो सकता है आप ही किसी डीप फेक के किरदार हो, चेहरा आपका हो, चेहरे के नीचे का शरीर किसी और का हो। ये डीप फेक का थ्रेट है इस समय। और डीप फेक से भी और आगे बढ़े तो डीप फेक जिसका खाली एक पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम लोग बैठे हुए जब चर्चा कर रहे थे तो राजेश जी से इसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे। इस समय आप देखिए कि चुनाव का माहौल है, देश का हर बड़ा नेता बार बार ये कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज हो रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आप अगर इंटरनेशनल जर्नल्स को ढूंढेंगे, इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप फॉलो करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी चिंता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या असल में खबर थी, किस तरह से उसको पेश कर दिया गया। आपके चेहरे का मैंने रेफरेंस ले लिया, मैंने मतलब कोई दूर बैठा हुआ आदमी है किसी ऐसे देश में जिसको आपने हो सकता नाम भी ना सुना हो, वहां बैठ के आपके चेहरे के रेफरेंस से उसने एक नया चेहरा बना दिया। आपकी आवाज को कॉपी करके उसने कोई ऐसी आवाज निकाल दी कि आपके परिवार को समझ में ही नहीं आएगा कि आप बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है। और ये सिर्फ मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, ये ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाओं पर आधारित शो मैंने आधे आधे घंटे के लिखे हैं। मेरठ के एक कारोबारी का बेटा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, माँ बाप निश्चिंत हैं, अचानक से फोन आता है कि आपका बेटा रेप के केस में पकड़ा गया है और अगर आप ये धाराएं हटाना चाहते हैं तो इतनी रकम हमारे पास भेज दीजिए। माँ बाप के हाथ पांव फूल गए। 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, पता नहीं कितनी उन्होंने मांगी थी, कितने पे डील हुई
और उस आदमी ने जैसे तैसे जहां तहां से करके उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर भी कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उसने अपने बेटे के नंबर पे फोन किया। इत्तेफाक से जब पहले फोन किया था तो या तो बिजी था या बंद था। वो फोन किया तो अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। बोला कि हाँ पापा मैं तो क्लास में था। और उसको उसके पिता का कहना यह था, उसने हमारे कैमरे पर इंटरव्यू दिया था कि वो आवाज हूबहू मेरे बेटे की थी। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में हमारी तस्वीर है, पब्लिक डोमेन में हमारा आवाज का छोटा सा सैंपल है या कोई भी एक चीज है, उसको ये नहीं पता कि कौन किस तरह से यूज कर लेगा, किस तरह से मिसयूज कर लेगा। तो कितना सावधानी बरतने की जरूरत है। जब हम एक डिजिटल युग के पत्रकार के तौर पर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को हमें दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब स्किल्ड होंगे तो आप अपने ऑडियंसेस को, चाहे आप YouTube पे चैनल चलाइए, चाहे आप किसी वेबसाइट पे लिखिए, चाहे आप किसी न्यूज चैनल में प्रॉपर संस्थागत पत्रकारिता का हिस्सा बनकर किसी अखबार में लिखिए, आपको ये चौंकाने वाली घटनाओं की जानकारी होगी। या हो सकता है कि आपको ही कल को फोन आ जाए। मेरे कुलीग को 4 दिन पहले फोन आया कि आपके सबसे बड़े वाले बेटे का नाम बताइए। तो उसने कहा कि क्यों जानना चाहते हो? तो सामने वाला अपने आप को पुलिस ऑफिसर की तरह से दिखा रहा था। तो उसने कहा कि जल्दी बता दे, ये तो जमानत नहीं होगी, ताकि डराने की कोशिश कर रहा था। अब वो बेचारा जो उससे बात कर रहा था, एक तो ये था कि वो पत्रकार था, जागरूक पत्रकार था, दूसरा उसका जो बड़े बेटे की उम्र थी 5 साल थी, तो उसके लिए वहां तो दाव नहीं पड़ा। तो वो फ्रस्ट्रेट होके फोन काट के भाग गया। यानी कि जो देश दुनिया में जो घटित हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात यही है कि जो ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है ना, उसका हम लोगों को हिस्सा बना दिया है। और वो हिस्सा बनने के नाते से हम लोग जो उसका फायदा ले सकते हैं, जो अपनी समझ डेवलप कर सकते हैं, हमें पढ़ने की आदत रखनी चाहिए। सिर्फ अपने यहाँ के अखबार नहीं, विदेशी मीडिया को फॉलो कीजिए। अगर आप अंग्रेजी चैनल देखने के शौकीन है तो CNN से लेकर फॉक्स न्यूज तक पता नहीं क्या क्या है, दुनिया भर का शौक बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। वहां की प्रिंट मीडिया को, वेबसाइट्स को फॉलो कीजिए। और उसमें आप ये देखेंगे कि सिर्फ आपको कीवर्ड डालने भर की देर है कि मिसयूज ऑफ AI लिख दीजिए, फेक न्यूज लिख दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, 10-10 आर्टिकल खुल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि आप नए युग के पत्रकार बनने वाले हैं, और इसके साथ ही चिंता की बात भी यही है कि आप लोग एक नए युग के पत्रकार बनने वाले हैं। क्योंकि जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां मैंने अपने 25 साल की पत्रकारिता के जीवन में फेस की है, वो आप लोगों से बिल्कुल अलग है। मेरे पास किसी खबर को कंफर्म करने के लिए ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के तहत सिर्फ ये था कि मैं अपने सोर्स को कंफर्म कर लूं खाली जाके। अब यहाँ तो ये स्थिति होगी ना कि जिसको मैं फोन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं श्रीवर्धन सर को फोन कर रहा हूँ और उनकी आवाज में पता नहीं कौन मुझसे बात कर जाए, या उन्हीं का फोन मेरे पास आ जाए कि आज तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, एंकर का कुछ और इंतजाम कर लीजिए, जो कि आज तक हुआ नहीं है 20 साल में। लेकिन अगर हो जाए, मैं निश्चिंत होकर बैठ जाऊँ कि आज तो सर नहीं आ रहे हैं, और मैं उसका कोई और प्लान करके बैठ जाऊँ और पता चल रहा है कि सर 9 बजे तैयार है शूटिंग के लिए, और मेरी इनसे कोई बात ही नहीं हो रही है, बैठे हुए अपने केबिन में, कि आज तो एंकर ही नहीं आया। कहने का मतलब है कि थ्रेट इतना बड़ा है। और बार बार जब मैं थ्रेट की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझें, इस बात को महसूस करें, और जो 4-5 वर्ड्स के इर्द गिर्द पूरा खेल ये चल रहा है। जैसे मैंने एक बताया, फेक न्यूज, मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि मुझे नहीं पता था कि भाई क्या आर्टिकल आ गया, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा और आप लोगों के ग्रुप में मैंने उसको भेज दिया। अगर तो आप जागरूक हैं तो मुझे फौरन टोक देंगे कि अरे भाई साहब ये क्या भेज दिया आपने, ऐसा तो है नहीं, ये तो गलत है। जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि सोनिया गांधी अस्पताल में, राहुल गांधी रो रहे हैं, या 10 वीडियो इस तरह के आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले,
अचानक से दुनिया के एक नामी नोबेल पुरस्कार विजेता ने लिख दिया अपने ट्विटर पे, जो एक्स है अब, कि RIP टू डॉक्टर अमर्त्य सेन। उसने कहीं से सुनी होगी, कहीं से उन्होंने तस्वीर लगाई और अमर्त्य सेन नहीं रहे, अमर्त्य सेन बता रहे कि मैं जिंदा हूं। तो कहने का मतलब यह है, और उसको उनके इस एक्स को कितने लोगों ने थ्रेड में उसको बना दिया कि RIP 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 RIP। किसी ने चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि मैं एक बार इसको क्रॉस चेक तो कर लूं, पता तो कर लूं। एक है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं चाहता ही हूं कि गलत खबर जाए। मैं मतलब जो बंदा बैठा हुआ है उस खबर को जनरेट करने के पीछे, जो एक थ्रेट है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो चाहता ही है कि गलत खबरें फैले, एक पैनिक हो। थोड़ा सा देखें, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आप लोग जींद में हैं, हम लोगों ने उस पैनिक को महसूस किया है दिल्ली में। अचानक से 70-80 स्कूल्स को एक ईमेल चला गया, फोन कॉल चली गई कि बम है, स्कूल में बम है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि स्कूल के बाहर माँ बाप कैसे पागलों की तरह से खड़े हुए थे, और वो उनकी, अगर उनका बस चलता तो गेट तोड़ के अंदर घुस जाते कि हमारे बच्चों को निकालो, बच्चों को निकालो। और जिस समय ये सब हो रहा है तो कंसर्न स्कूल वालों को भी नहीं पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। खुद मेरे बच्चे जिस स्कूल में हैं, मैं तो न्यूज देखता हूँ, न्यूज बनाता हूँ, न्यूज में काम करता हूँ, मैं टीवी चैनल देख रहा हूँ कि अच्छा 5 बड़े स्कूलों को थ्रेट आया है, और मैं ठीक है, उन 5 के नाम है, संस्कृति स्कूल में हो गया, DPS में हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े होकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं निश्चिंत बैठा हूं। मुझे पता ही नहीं कि जो मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी कोहराम मचा हुआ है, और बच्चे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है हमारे तो स्कूल में छुट्टी हो गई और स्कूल में बम था, आप आए नहीं हमें लेने के लिए। तो ये डिसइंफॉर्मेशन का स्वरूप है। अब ऐसी स्थिति में एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि खबर को फिल्टर भी करना है, खबर की सत्यता भी परखनी है, और यदि उसमें वाकई कोई ऐसा सब्सटेंस है जिससे चिंतित होने की जरूरत है, तो उसको इतने संयमित तरीके से प्रस्तुत करना है अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, भले टीवी पे, वेबसाइट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि ताकि देश में एकदम से पैनिक की सिचुएशन ना हो। आप लोगों को वो बफर जोन बन जाना है। ये पत्रकार होने के नाते से आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से मैंने 4-5 शब्द आपको बताए, जिंदगी भर काम आएंगे ये शब्द। फेक न्यूज हो, मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डीप फेक की जब हमने बात की, डीप फेक हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरह से अगर ये समस्याएं हैं तो इसके निदान भी हैं। आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ही 4-5 शब्दों के बारे में बताता हूं। एक शब्द है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी मतलब आप सोचेंगे कि यार हमने तो मीडिया का कोर्स कर लिया, PG कर ली, UG कर ली। साधारण भाषा में बात करें तो 15-17 साल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घूम लिया, क्या जरूरत है। लेकिन जिस प्रोफेशन में आप लोग उतरने वाले हैं, वहां के हिसाब से अगर आपको अपने आप को स्किल्ड करना है तो वो मीडिया लिटरेसी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उस मीडिया लिटरेसी के तहत ही आप लोग ये समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में मीडिया के नाम पर सनसनी फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए किस किस तरह के टूल्स इजाद किए जा रहे हैं। आपको पता होगा तो आप सहज रह पाएंगे कि अच्छा ये तो एक अटैक है, ये एक माल है, ये एक मोल है, कोई ये एक कोई किस्म का जो है साइबर अटैक है, साइबर हमला है। तभी मीडिया लिटरेसी के तहत आप उसको काउंटर कर पाएंगे। दूसरा शब्द इसमें आता है तर्कशीलता। तर्कशीलता का मतलब है कि जब आप एक विचार का फ्लो इधर से आ गया, एक विचार का फ्लो इधर से आ गया, अगर आपने अपनी तर्कशीलता को लेके चीजें समझी हैं, चीजों को अलग अलग कसौटियों पर तोलना कसना आपने सीख लिया है, अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लिया है कि इधर का जो विचार है वो कह रहा है कि ऐसा हो गया, दूसरी तरफ का विचार है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो अब आपका विवेक है
कि आप उस चीज को किस ढंग से तथ्यों पर परखते हैं, किस ढंग से आप क्रिटिकल थिंकिंग करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और फिर आप अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस चीज को काउंटर करते हैं कि इस तरह की एक इंफॉर्मेशन फैल रही है, जबकि असलियत ये नहीं है, इसके फैक्ट दूसरे हैं। तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तथ्यों पर विश्लेषण करके जितना ज्यादा आप अपने आप को पारंगत बनाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग में, उतना ही ज्यादा आप एजेंडा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, ये सब जो चीजें चलेंगी, आप जब सक्रिय पत्रकारिता में आएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए भले ही आप काम करें, तो आपको कदम कदम पर इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये डिजिटल युग है, तो आप मान के चलिए कि ऐसी आपको जरूरत पड़ने वाली है, वरना कभी भी आप लोग फेक न्यूज के शिकंजे में फंस सकते हैं। और कभी भी, जैसे कि अभी दीपकमल जी ने कहा कि टीवी चैनल की जो स्क्रीन है उसके साथ, या अखबार का जो पन्ना है उसकी लिमिटेशन यही है, अगर एक बार कुछ गलत छप गया तो उसको रेक्टिफाई होने में 24 घंटे लगेंगे। और टीवी में तो ये तो हो सकता है कि चलो ठीक है, आप अगले बुलेटिन में उसको ठीक कर दें, क्षमा कीजिएगा हमसे ये गलती होगी। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपको आजादी देते हैं कि आप 2 सेकंड के बाद उस चीज को ठीक कर सकते हैं, बगैर ये बताए या जताए, उसमें मेंशन करते हुए कि कुछ देर पहले इस तरह की जानकारियां थी, लेकिन अब जो फैक्ट हमारे सामने आए हैं उनके प्रकाश में ऐसी चीज सामने आई है। और ये कब होगा? जब आप अपने आप को, तीसरा एक और शब्द जो आपको जिंदगी भर काम आएगा एक डिजिटल पत्रकार के रूप में, नए दौर के पत्रकार के रूप में, वो है फैक्ट चेकिंग। जो भी जानकारियां आपके पास आ रहे हैं, आप उसको फैक्ट चेकिंग की कसौटी पे तौलिए, फैक्ट्स के रेफरेंसेस ढूंढिए। और अभी क्या है कि क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की चिंताएं हो रही हैं, यूएस का इलेक्शन बचा हुआ नहीं है प्रोपेगेंडा से, रशिया का इलेक्शन बचा हुआ नहीं है, इंडिया के इलेक्शन में दुनिया भर की चिंताएं इस तरह की आ रही हैं। तो इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो या कोई और हो, सबके ऊपर एक डंडा है, एक जिम्मेदारी पड़ी हुई है कि आपको फैक्ट चेकिंग यूनिट अपने यहाँ रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, आप अपने चीजों को खंगालेंगे, तो आपको फैक्ट चेकिंग के 10 तरह के टूल मिल जाएंगे। एक तस्वीर छपेगी जिसको बता दिया जाएगा कि मणिपुर में ये हो गया, पता चलेगा कि वो तस्वीर तो रशिया के किसी शहर की होगी, या बर्मा की कहीं की होगी, म्यांमार की कहीं किसी दंगे की होगी। उस तस्वीर की सत्यता को आप कैसे जांचेंगे? गूगल आपको टूल देगा, रिवर्स इमेजिंग देगा। वो जगह म्यांमार है कि मणिपुर है, ये चेक करने के लिए आपको गूगल मैप देगा। वो फोटो आज का है कि 4 साल पुराना है, फोटो फोरेंसिक जैसी टेक्निक्स आपके सामने है। फर्क इसमें जरूरत सिर्फ ये है कि आप अपने आप को कितना इस डिजिटल युग में काम करने के लिए आप अपने आप को कितना तैयार रखते हैं, कितना स्किल्ड होते हैं। और दीपकमल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये अभी भी, आज से 20 साल पहले भी थी, आज भी है, और मुझे लगता है 20 साल बाद भी चलेगी। कुछ लोग, कुछ न्यूज चैनल्स या कुछ वेबसाइट्स या कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म स्पीड पे यकीन करता है कि सबसे तेज ब्रेकिंग, सबसे पहले ब्रेकिंग, सबसे पहले ब्रेकिंग। तो उस दौड़ में एक्यूरेसी पीछे छूट जाती है। लेकिन एक जिम्मेदार और काबिल पत्रकार होने के नाते आप लोगों को एक्यूरेसी पे फोकस करना ही करना पड़ेगा। और अगेन उसके लिए आप लोग ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जो हम कहते हैं कि हमारे अपने सोर्सेज, पुख्ता सोर्सेज, क्या मैंने ये अपने सोर्स से सुना है, और जिस सोर्स ने मुझे ये बताया है, क्या वो सोर्स अभी रिलायबल है? पिछली 5 खबरों में रिलायबल था, लेकिन क्या अभी है? मुश्किल से 2 महीने पहले का एक हादसा बताता हूँ। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बदले जाने की सुगबुगाहट हुई, सुबह 9 बजे से खबर शुरू होनी चाहिए। मेरी किसी से बात हो रही है, वो कह रहे कि नहीं भाई साहब, गठबंधन टूट रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा है। हमारा जो मौके पर रिपोर्टर है चंडीगढ़ में, वो कह रहा है कि बदल रहा है। मैं अपने संपादक को कह रहा हूँ कि नहीं बदल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा सोर्स, कि उस सोर्स ने मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। वो कह रहा है कि नहीं भाई साहब, ये तो प्रोटोकॉल है, जब मान लो सरकार का स्वरूप बदल रहा है
तो पूरा मंत्रिमंडल एक साथ इस्तीफा देता है और मनोहर लाल जी दोबारा शपथ लेंगे 3 बजे, कभी 3 बजे टाइम बता दे, कभी 3:30 बता दे। और मैं उसके बेस पे खड़ा हुआ हूँ कि नहीं जी आप गलत खबर चला रहे हो, सीएम तो नहीं बदल रहा है। और 2 बजते बजते खुद मंत्रिमंडल की तरफ से लोग कहने लगे कि ऐसा प्रस्ताव आ गया जी, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। अब मैं अपने सोर्स को फोन कर रहा हूँ, भाई ये तूने क्या किया मेरे साथ, पूरी क्रेडिबिलिटी को आपने डाउटफुल करवा दिया ना। तो इसलिए जब एक्यूरेसी की जब बात है तो आपको इसका सबक मुझे क्या मिला कि एक सोर्स पे अगर मैं डिपेंड हूं तो मेरा कभी भी बंटाधार हो सकता है। एक अच्छे पत्रकार को एक से ज्यादा सोर्सेज रखने चाहिए और वो ताकि आपकी एक खबर को जस्टिफाई करें, वेरीफाई करें और उसका लॉजिक भी बताएं कि भाई साहब अभी तक तो ये ठीक था। उस बंदे के साथ में फिर बैठा एक दिन, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब उस दिन 1:30 बजे तक तो खबर ठीक थी, 2 बजे गलत होगी। मैंने कहा वो खबर तो 9 बजे ही गलत हो गई थी, आपकी जानकारी गलत थी और मुझे उसकी वजह से बहुत विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है ये आपको एक्यूरेसी की तरफ हमेशा लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीजें आप अगर ध्यान रखते हैं, विषय बहुत लंबा है, पता नहीं घंटों बात हो सकती है, कई ऐसी चीजें हैं कि जो अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। जब आप खुद काम करने लगेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि ये डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, इससे पता नहीं कितना नीचे है और हमें कितना दिख रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि पढ़ने लिखने की आदत रखिए, अपने आप को स्किल्ड बनाइए। लिखने का जमाना अब नहीं रहा है, अपने आप को स्किल्ड बनाइए टाइपिंग में और अपने आप को अपडेट रखिए इंटरनेशनल मीडिया के समकक्ष, देश की मीडिया के समकक्ष, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ का। और तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कामयाबी से कोई रोक नहीं पाएगा। और इस बेहतरीन विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन का, और मुझे अवसर देने के लिए उन्हें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।